हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 के 7 अगस्त के एल शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस साइंस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 में आप लोग 7 अगस्त के एल शिफ्ट में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस साइंस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से जो 100 क्वेश्चन में से पूरे 40 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। ओनली 50 रुपीज इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? जनगणना 2011 से, यानी कि संसद 2011 से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के दोस्तों हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनगणना 2011 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से कंप्लीट करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में किसी भी टेंट, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वह भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है, और अमेरिका 1790 में 10वीं जनगणना की शुरुआत कराने वाला देश है, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। हर फैक्ट, हर कंटेंट आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त की बात की जाए तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, और 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत 2200 करोड़ थी। ध्यान रखेंगे। अभी दोस्तों ये आपकी बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है आपका, 2001 से 2011 ईस्वी के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो 17.7% रही। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि तो ऋणात्मक हो गई। कितनी? -0.31%। और यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ, जिस कारण 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष यानी कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपकी बेसिक चीजें थी। अब जनगणना 2011 से जो डाटा निकल के आया, उसको आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 1,21,08,54,977 है, यानी कि एक रूप में कहा जाए तो 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें पुरुषों की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 62,37,24,248 है, व महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो 58,64,69,174 है। ध्यान रखेंगे। परसेंटेज में बात की जाए दोस्तों, तो पुरुषों की जनसंख्या का परसेंटेज है
51.54% व महिलाओं की जनसंख्या का परसेंटेज है 48.46%। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक सेंटेंस एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन, फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीजें एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 68.8% है। आगे बढ़िएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। अब यही चीजें आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य तो मेघालय है। कितना है? 27.95%। एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य तो नागालैंड है। कितना है दोस्तों? -0.6%। ध्यान रखेंगे। अब यही चीजें आप लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखिए। जो भी डाटा उठाया जाएगा दोस्तों, क्रम से आप लोग राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दादरा एवं नगर हवेली है। कितना दोस्तों? 55.9%। एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। कितना यहाँ का? 6.3%। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप सबसे पहले राज्य में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो बिहार है। कितना यहाँ का? 1106। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। कितना यहाँ का? केवल 17। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। कितना यहाँ का? 11,320। एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कितना यहाँ का? 46। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब लिंगानुपात कंप्लीट कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। अब राज्य में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है। कितना यहाँ का? 1084। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। कितना यहाँ का? 879। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो पुदुचेरी है। कितना यहाँ का? 1037। एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दमन व दीव है। कहाँ? कितना है दोस्तों यहाँ का? 618। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। एक छोटा सा नोट लगा हुआ है, उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे डाटा के दोस्तों कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले आते हैं, जैसे कि दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है। तो इसको भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा। नोट है हमारा, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। ध्यान रखिएगा। यानी कि अब आप लोग दोस्तों यहाँ पे शिशु लिंगानुपात पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भारत का देखिए। तो भारत का शिशु लिंगानुपात दोस्तों 919 है। अब राज्य में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। कितना है दोस्तों? 972। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। कितना यहाँ का? 834। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कितना यहाँ का? 968। एवं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है। कितना यहाँ का दोस्तों? 871। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नोट आपका क्या कह रहा है? 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख या पढ़ सकता हो साक्षर कहलाता है। यानी आप लोग दोस्तों अब साक्षरता यानी कि लिटरेसी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भारत की साक्षरता देखिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। इस फैक्ट को आप लोग रट के रखेंगे। अब इसमें पुरुषों की साक्षरता दर देखिए। तो दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14% है। एवं महिलाओं की साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल है, कितना यहाँ का 94%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य वो बिहार है, कितना यहाँ का 61.8%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, कितना यहाँ का 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दादरा एवं नगर हवेली है, कितना यहाँ का 76.2%। हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रट के चलेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का 90%। एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य वो गोवा है, कितना यहाँ का 37.8%। अब इसी क्वेश्चन को पलट दीजिए, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य तो गोवा है, कितना यहाँ का 62.2%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है, कितना यहाँ का केवल 10%। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, कितना यहाँ का 97.5%। एवं न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, कितना यहाँ का 37.7%। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला डाटा आपका क्या कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात हो रही है। सबसे पहले कुल संख्या देख लीजिए तो 20.14 करोड़ है। अब किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा है ये कि देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है। अब प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा यानी कि अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो पंजाब है, कितना है दोस्तों यहाँ का 31.9%। हर वो फॉर्मेट से हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को मेंशन किया गया है जैसे कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक छोटा सा नोट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात हो रही। सबसे पहले टोटल संख्या देख लीजिए तो कितना है 10.43 करोड़। अब किसमें ज्यादा है तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा यानी कि अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो मध्य प्रदेश है। क्लियर रहेंगे। प्रतिशत में देखिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, कितना है दोस्तों यहाँ का 94.8%। ध्यान रखिएगा। छोटा सा नोट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ व पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी निवास नहीं करती है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कवर करके चलने ताकि किसी भी टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे 2021 की जनगणना के बारे में बात की जाएगी। हालांकि आप लोग जानते हैं दोस्तों ये जनगणना अभी हो नहीं पाई है, संभावित है कि 2026 में करवा ली जाएगी, लेकिन कभी भी होगी दोस्तों ये जनगणना 2021 के नाम से ही जानी जाएगी। क्लियर रहिएगा। इससे जुड़े फैक्ट देखिए तो दोस्तों 2021 की जो जनगणना होगी वो भारत की 16वीं जनगणना होगी और इसके जनगणना आयुक्त रहेंगे श्री विवेक जोशी। अगला पॉइंट 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो रखा गया है जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2021 की जो जनगणना होगी दोस्तों वो भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। स्टैटिक जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया। पंचायती राज व्यवस्था से आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया। करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा पंचायती राज व्यवस्था। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। यह ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने
और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीजें थी और कॉन्सेप्चुअल भी दोस्तों ये आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछा आता है। आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, तो आप कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर दोस्तों जिला परिषद। आगे बढ़िएगा। अब यहाँ से दोस्तों एक एक फैक्ट को, एक एक दोस्तों क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके चलने हैं। ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था और संविधान की 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। टोटल दोस्तों 29 कार्यों को इसके दायरे में रखा गया है। वह लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्लियर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले आप लोग 4 क्वेश्चन देखिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। आगे बढ़िएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का विषय क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी जितनी भी समितियां दोस्तों और उनका गठन कब हुआ था, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा, पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। बात कीजिए हनुमंत राव समिति दोस्तों, ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, जो कि 1983 में गठित हुई। GBK राव समिति इसी से रिलेटेड है, 1985 में गठित हुई। LM संघवी समिति दोस्तों इसी से रिलेटेड है, 1986 में गठित हुई। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों इसी से रिलेटेड है, 1957 में गठित हुई। अशोक मेहता समिति दोस्तों इसी से रिलेटेड है, 1977 में गठित हुई। और थुंगा समिति भी इसी से रिलेटेड है, जो कि 1989 में गठित की गई। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा दोस्तों और क्वेश्चन देखिए ताकि टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। ध्यान रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग पॉलिटी के टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई, संसदीय व्यवस्था से कहाँ से ली गई, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई। जब चाहे सीट को आप लोग 2 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि निर्माण प्रक्रिया यानी कि विधि का शासन, एकल नागरिकता आपका बार बार पूछा ही जाता है, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा प्रणाली और द्विसदनीय व्यवस्था, ये सारे प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। क्लियर रहिएगा। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार आपका बार बार पूछा ही जाता है, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन तथा सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघात्मक व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से देखेंगे तो केवल एक प्रावधान क्या दोस्तों, आपातकालीन उपबंध। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से देखेंगे दोस्तों कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपका सुपर रहेगा ही। पंचवर्षीय योजना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
प्रस्तावना में जो शब्द रखे गए दोस्तों, न्याय का आदर्श, ये सारी चीजें दोस्तों सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान तथा प्रस्तावना में दोस्तों जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के शब्द जोड़े गए हैं, ये सारे प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची आपका बार बार पूछा ही जाता है। केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है, ये सारे प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि आर्टिकल 368, और जापान के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली, ये प्रावधान जापान के संविधान से लिए गए हैं। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग पॉलिटी के अगले टॉपिक की ओर। पॉलिटी से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। पॉलिटी का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स से। आपका सबसे सुपर टॉपिक, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक एक फैक्ट, एक एक सेंटेंस दोस्तों आप लोग अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग उन सभी 6 मूल अधिकारों को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए, जहां से आपके एग्जाम में इजीली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है आपका दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्लियर रहिएगा। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, कंटिन्यू दोस्तों हर आर्टिकल से यहाँ से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग क्रम से एक एक आर्टिकल से रिलेटेड दोस्तों जितने भी प्रावधान किए गए हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले था दोस्तों हमारा समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अब इसमें एक एक प्रावधान आप लोग देखिए। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों कानून के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के भेदभाव के निषेध का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता कांत दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 में आता है। और उपाधियों कांत दोस्तों ये अनुच्छेद 18 में आता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे नहीं जाएंगे, आप देखते रहेंगे दोस्तों, कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। आगे बढ़िएगा। दूसरा आता है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अब इसमें दोस्तों आप लोग एक एक प्रावधान को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में है। नेक्स्ट, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का प्रावधान दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19B में है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19C में है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19D में है। और भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 19A में है। आगे बढ़िएगा। वृत्त, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता का प्रावधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19F में है। नेक्स्ट, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 21 में है। और बंदीकरण की अवस्था में दोस्तों संरक्षण का प्रावधान ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। तीसरा आता है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में है। इसमें 23 देखिएगा, तो मानव के क्रय विक्रय और बेकार पर रोक दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 23 में है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा अन्य जोखिमपूर्ण
कार्यों में नौकरी पर रखने पर निषेध दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में, ध्यान रखिएगा। चौथा आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसमें पहला देखिएगा तो अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर अदायगी में छूट, इसका प्रावधान अनुच्छेद 27 में है। और शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 28 में है। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ेगा, पांचवा आता है आपका दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में है। सबसे पहले 29 देखिए तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। वह शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसका प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में है, ध्यान रखिएगा। छठा आता है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से निकलेंगे, देखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं, देखिएगा। पॉइंट है आपका संविधान द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है तो तथा अवहेलना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित रिट जारी कर सकती है। इन्हें न्यायिक अभिलेख कहा जाता है। ये 5 तरह के हैं दोस्तों, अभी आप लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट देखिए तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, क्लियर रहेंगे, तथा इसे अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत वर्णित किया गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों के दोस्तों निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। आप लोग क्लियर रहेंगे। अब चलिए दोस्तों उन 5 न्यायिक अभिलेखों को भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। पॉइंट है आपका ये 5 न्यायिक अभिलेख इस प्रकार है। चलिए सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए तो इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है, यह कार्यपालिका व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार है जो अवैध निषेध के विरुद्ध व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी करता है। न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर यह निर्णय लेता है कि निषेध उचित है अथवा अनुचित। ये सारी चीज दोस्तों आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल भी पूछी जाती है, क्लियर रहिएगा। परमादेश देखिए दोस्तों तो इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। क्या उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता, इस रिट के माध्यम से उसे अपने कर्तव्य का पालन करने को का आदेश जारी किया जाता है, यानी कि दिया जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेगा, तीसरा न्यायिक अभिलेख आता है आपका दोस्तों ओतप्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ और अधिक जानकारी प्राप्त करना है। यह आदेश कानूनी क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटियों अथवा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। चौथा अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका वह वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है तो न्यायालय इस रिट के द्वारा पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। इस प्रश्न का समुचित उत्तर देने तक वह कार्य नहीं कर सकता, क्लियर रहेगा। और पांचवा है दोस्तों आपका प्रतिषेध। यह तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायिक अधिकरण अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। इसमें प्राधिकरण न्यायालय को कार्यवाही तत्काल रोकने का आदेश दोस्तों जारी किया जाता है, यानी कि दिया जाता है, क्लियर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मौलिक अधिकारों का निलंबन किस तरह से होता है, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं आप क्लियर कीजिए ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। पॉइंट है आपका मौलिक अधिकारों का निलंबन। पहला पॉइंट, जब राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किस आधार पर तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर देता है तो अनुच्छेद 19 के तहत दोस्तों प्राप्त सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी कर निलंबित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता, क्लियर रहिएगा। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि वो आपके कौन कौन से अधिकार हैं या राइट्स हैं दोस्तों जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, तो अनुच्छेद 20-21 से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, इस प्रकार देश में आपात स्थिति में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से सभी मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित कर सकता है, क्लियर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा नोट देखिए ताकि टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। दोस्तों मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्लियर रहेगा। और भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा आपका अधिकार है, हालांकि दोस्तों ये मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा क्या है दोस्तों, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI आप लोग नाम सुने होंगे। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए तो भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार वर्ष कानून दोस्तों 2005 प्राप्त है जो संपूर्ण देश में 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। यद्यपि यह एक मौलिक अधिकार नहीं है परंतु इस अधिकार के उल्लंघन करने के क्रम में संदर्भित अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान किया गया है, क्लियर रहिएगा। सूचना आयोग ने
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय निकाय का गठन इस अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? बौद्ध धर्म से। आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? करेक्ट आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसापुर में हुआ था। क्लियर रहेंगे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि साकीगढ़ के प्रधान थे, और माता का नाम महामाया था जो कि कोलीगढ़ की राजकुमारी थी। अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में उर्बेला निरंजना नदी के किनारे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा, जिसे कि वर्तमान कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, में 483 ईसापुर में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट यहाँ से दोस्तों आपका, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। क्लियर रहेंगे। प्रतीत समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है, हजारों बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। बुद्ध हो गया, शंख एवं धम्म, ये तीनों दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। क्लियर रहिएगा आप लोग। आगे बढ़िएगा। अभी इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से रिवाइज रखने हैं, जहां पे दोस्तों बुद्ध के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, इनके जीवन संबंधी घटनाओं प्रतीक चिन्हों के लेकर, तो इसको भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं, उनके प्रतीक चिन्ह। एक तरफ दोस्तों विभिन्न घटनाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित प्रतीक चिन्हों के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों जन्म, तो इसका प्रतीक जो है कमल एवं साढ़ है। गृह त्याग की घटना है दोस्तों घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक दोस्तों पीपल वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक दोस्तों पद चिन्ह है, व मृत्यु का प्रतीक दोस्तों स्तूप है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आपका, जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियां हैं। अगला पॉइंट, बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। वह त्रिपिटक की भाषा पाल है। क्लियर रहिएगा। इन तीनों पिटक के नाम दोस्तों आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया जाए, निम्न में से कौन सा दोस्तों त्रिपिटक का खंड नहीं, भाग नहीं, अंग नहीं है, ऐसे में अगर आप लोग तीनों पिटक के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दोस्तों पाली भाषा में दिए थे। कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान दो शाखाओं में हो गया। हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध की दोस्तों मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगीतों का आयोजन हुआ था, तो इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा पॉइंट हमारा, बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगीतों का आयोजन किया गया था। उनके अध्यक्ष, शासनकाल और स्थान इस प्रकार है। तो सबसे पहले दोस्तों इन 4 विभिन्न संगीतों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, कब किया गया था, स्थल कहाँ पे किया गया था, किसके शासनकाल में, और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति की, तो इसका आयोजन 483 ईसापुर में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और इस संगीत की अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसापुर में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और अध्यक्षता दोस्तों इसकी सब्बा कामी के द्वारा की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसापुर में दोस्तों पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था, अध्यक्षता इसकी मोगलिपुत्तिस ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो दोस्तों इसका आयोजन ईसा की प्रथम शताब्दी में किया गया था, कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। सब कुछ आप क्लियर करके चलेंगे। एक छोटा सा पॉइंट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। नोट है हमारा, महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? जैन धर्म। ये भी आपका सुपर टॉपिक है, कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें इस धर्म का दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम तिरसला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। आगे बढ़िएगा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जिरमिक ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बढ़िएगा। यहाँ से अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, महावीर स्वामी का परिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावपुरी में हुई थी। अगला पॉइंट, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी दोस्तों ये वस्त्रों का परित्याग करते थे। आप पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतों का आयोजन किया गया था। इनको भी आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, जैन धर्म की महासंगीतियां। जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन हुआ था। इन महासंगीतियों का समय, स्थल, अध्यक्षता व कार्य कौन से हुए थे इसमें दोस्तों ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों इन दोनों संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, समय दिया गया है, स्थल दिया गया है, अध्यक्षता दिया गया है और कार्य जो हुए थे वो भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों प्रथम जैन संगीति का आयोजन तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। पाटलिपुत्र में अध्यक्षता इसकी स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी और इसमें दोस्तों जैन धर्म को 2 भागों यानी कि श्वेतांबर व दिगंबर में बांट दिया गया था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, द्विव ऋषि गणी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, और इसमें दोस्तों धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग साइंस के टॉपिक की ओर। दोस्तों इस वीडियो में साइंस के जिस टॉपिक से क्वेश्चन लगाया गया है वो आपका बायो का टॉपिक है, आपका सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक। मोस्ट ऑन क्वेश्चन दोस्तों वहां से लगाए गए हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त की जाती है? करेक्ट आंसर होगा कली से। नेक्स्ट, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो यकृत में। आगे बढ़िएगा। मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4%। वह रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो लेजर के माध्यम से। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। आगे बढ़ेंगे। किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। वह पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? तो जोनास ई साल्क ने। नेक्स्ट, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो हेलोपाइट। दुनिया का पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? वो जीवाणु करते हैं। पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका में ऊर्जा गृह किससे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। हर क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? तो वो डीएनए है। डीएनए का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स। जिनका सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूगो डुबेरिज। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है दोस्तों? डेड डैश कर दिया गया है तो खून का बहना बंद नहीं होता है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी। वह रक्त किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे अब हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। और भी क्वेश्चन ऐड करते हैं दोस्तों तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।